अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था एसाइल क्लोराइड्स को, उनकी प्रेपरेशन को, उनके रिएक्शन को और रिएक्शन मैकेनिज़्म को। ठीक है, अच्छा, अब रिएक्शन मैकेनिज़्म मैंने लास्ट में बताया था। कुछ लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम था रिएक्शन मैकेनिज़्म में, इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं उसको थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दूँ बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक। तो हम लोगों ने देखा था कि जो एसाइल क्लोराइड्स हैं, बेसिकली उनकी जो रिएक्शन होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इसलिए क्योंकि जो कार्बन है वो डायरेक्टली अटैच होते हैं दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स के साथ। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको वाटर का रिएक्शन लेके दिखाया था एथेनॉल का। फॉर एग्जांपल आज मैं इसको अमोनिया के साथ कर रही हूँ। ये पार्शियल पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इसके साथ अटैच्ड हैं, और ये पार्शियल नेगेटिव है क्योंकि पहला अटैक जो है वो इस बॉन्ड के ऊपर होना होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल से तो पहले एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी अमोनिया या कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैक करेगा तो आपने न्यूक्लियोफाइल का लोन पेयर जरूर शो करना है। ठीक है, और सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ये पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है। अब इस केस में क्या होगा बेसिकली कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को अटैक को करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ इसका बॉन्ड बन जाएगा। अब कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं, इसका मतलब है नाइट्रोजन के बॉन्ड बनने का मतलब है कार्बन 5 बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन के। तो एक बॉन्ड डेफिनेटली टूटेगा, और वो कौन सा बॉन्ड होगा? कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड में से जो डबल वाला बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। आपके पास अब जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या होगी? अब इसको बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से करो जिस तरह से मतलब एक प्रोसेस हो रहा है। अब आप देखो, नाइट्रोजन ऑलरेडी अटैच है 3 हाइड्रोजन के साथ, और अगर वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड कर लेगा इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स बन जाएंगे, जस्ट लाइक अमोनियम, जिस तरह हम लोगों ने एएस में पढ़ा था कि व्हेन एवर नाइट्रोजन फॉर्म 4 बॉन्ड्स तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, ये क्लोरीन इसी तरह से रहेगा, बिकॉज ये बॉन्ड टूट गया, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल गए, इसलिए ऑक्सीजन गेट्स अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होना है बच्चे? अब बिकॉज ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये स्टेबल नहीं है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले नाइट्रोजन को दोबारा उस कंडीशन में आना है जहां पर उसको 3 बॉन्ड्स बनाने हैं। इसका मतलब है एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, इसमें से कोई एक टूट सकता था। फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल गया। ठीक है, अब मैं जब इसको लिखूंगी तो मुझे एग्जैक्टली इसी मैनर में लिखना है कि अब ये सी के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट गया और ये दो नाइट्रोजन अटैच हुए हुए रह गए, और बिकॉज ये हेक्ट्रोलिटिकली टूटा इसका मतलब है एच पॉजिटिव यहाँ पे बन गया साथ। ठीक है, अब सेकेंड फेज में क्या हुआ कि ये जो लोन पेयर जो इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल गए। वापस मिलने का मतलब अब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, और जब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड डेवलप हो गया इसका मतलब है कि ऑलरेडी अब इसके 4 बॉन्ड बन गए, एक बॉन्ड डेफिनेटली टूटना है और वो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, हेक्ट्रोलिटिकली टूटेगा और क्लोराइड के क्लोरीन किस फॉर्म में आएगा? क्लोराइड के फॉर्म में फॉर्म होगा, और आपके पास HCl जो है वो गैशियस स्टेट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देखो इस सब में हम लोगों ने बेसिकली ये देखा कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को, बॉन्ड बना, और जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल था वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो गया? क्योंकि उसने अपना लोन पेयर यूज किया कार्बन को अटैक करने के लिए। कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड फॉर द टाइम बीइंग रप्चर हुआ, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चले गए। अब जो न्यूक्लियोफाइल के साथ एक हाइड्रोजन अटैच था उसको डिटैच होना होता है टू मेक इट स्टेबल, जैसा नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर दोबारा नाइट्रोजन को मिल गया, हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में सेपरेट हो गया। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दोबारा देकर डबल बॉन्ड बना लिया, और बिल्कुल इसी तरह से कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड हेक्ट्रोडेल्टिकली टूटा टू फॉर्म क्लोराइड आइन, और आपके पास जो साइड प्रोडक्ट होता है वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी डिटेल से कि वो HCl होता है, लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड गैशियस फॉर्म में आता है। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। एक दफ़ा दोबारा मैंने बता दिया, दोबारा से इसको देख लो एक दफ़ा अच्छी तरह से सबके साथ मैकेनिज्म लेके, क्योंकि ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने देखा लाइक क्लास लेक्चर्स में भी हमने जब डिस्कस किया तो हमने ये डिटेल से देखा कि अब मैकेनिज्म ज़्यादा डिटेल हैं, ज़्यादा स्टेप्स हैं, तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से सब लोगों ने देख लेना। अच्छा, आज का जो हमने डिस्कस करना है कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर, ठीक है, वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें वो हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अब देखो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पिछले वाले कॉन्सेप्ट से, ऑक्सीडेशन ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अच्छा देखो डिटेल से हमने ए से पढ़ा कि जो प्राइमरी एल्कोहल हैं
दे आर ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड्स एंड देन फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो ऐसे हैं जो एनॉमलस हैं, मतलब लाइक एनॉमली आती है उनके अंदर, और वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और वो ऑक्सीडाइज क्यों हो जाते हैं इनकी हम डिटेल डिस्कस करते हैं, और वो कौन से दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जो हमारे रेगुलर मतलब लाइक ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। तो उससे बच्चे एक पहला जो एसिड है वो हमारे पास है मेथनोइक एसिड, ठीक है। मेथनोइक एसिड का फार्मूला मैं लिख रही हूँ, आप सबको क्लियर है कि मेथनोइक एसिड इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज। कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर है और ये मेथनोइक एसिड है। दूसरा जो एसिड हमारे पास है इट्स अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट इज इथेन डाइओइक एसिड, ठीक है। इथेन डाइओइक एसिड जो है वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज का मेंबर है। और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है बच्चों? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होंगे, देखिए, ठीक है। इसको इथेन डाइओइक एसिड कहते हैं बिकॉज इसके अंदर इथेन क्यों कह रहे हैं, दो कार्बन है, और ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज का पहला मेंबर है। अब ये दोनों एसिड जो है ना बच्चे, ये दोनों एसिड जो हैं, दीज टू एसिड्स, ठीक है, ये दोनों एसिड जो हैं दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये बहुत बाकी सब के मुकाबले में ये एनॉमलस हैं, और क्यों एनॉमलस है? क्योंकि दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड दे कैन रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसलिए ये रिएक्ट कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, ठीक है। तो हमने ये देखा कि मेथनोइक एसिड और इथेन डाइओइक एसिड जो है ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इसलिए दे कैन रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि किन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन होता है, रिएक्शन कैसा होता है, उसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम एक रिडॉक्स इक्वेशन लिख सकते हैं उसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड कि जो एनॉमलस केस है वो सिर्फ दो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है, एक मेथनोइक एसिड जो आपकी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज का पहला मेंबर है, और दूसरा इथेन डाइओइक एसिड जो कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज का पहला मेंबर है। और ये दोनों एसिड जो हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट्स है बहुत स्ट्रॉन्ग, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है एसिड को मतलब लाइक जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं और खुद से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कैसे, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको फर्दर डिटेल से। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेथनोइक एसिड को। मेथनोइक एसिड कैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है और सारी इसकी रिएक्शन स्कीम, ठीक है। अब मेथनोइक एसिड जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेथनोइक एसिड, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि मेथनोइक एसिड का फार्मूला मैंने दोबारा लिख दिया, ये मेथनोइक एसिड था, ठीक है। अब इसमें ये याद रखना है कि इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनके साथ भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं? ये वही जो दो हमने पढ़े थे। एक तो हमारे पास था टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, और दूसरा जो हमने ए से पढ़ा था वो था हमारे पास फेलिंग्स रिएजेंट। ये फेलिंग और इन दोनों का आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। फेलिंग्स एजेंट, ये फेलिंग रिएजेंट, ये उनके साथ भी रिएक्ट कर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एज वेल एज by strong oxidizing agents, और strong oxidizing agents के साथ भी रिएक्ट कर लेगा ये। और strong oxidizing agents कौन से हैं वो हम लोग को पता है बहुत डिटेल से कि हमारे पास जो एसिडिफाइड KMnO4 होता है, जो पोटेशियम मैग्नेट 7 भी उसको कहते हैं, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसको क्रोमेट 6 भी कहते हैं, जो है ये दोनों के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा। पहली बात कि मेथनोइक एसिड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं टॉलन रिएजेंट को और फेलिंग रिएजेंट को, ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट उन लोगों को समझ आए कि बेसिकली ये जब रिएक्ट करते हैं तो हमने डिटेल से पढ़ा था कि रिएक्शन होता कैसे है, ठीक है। अब मैं इसको साइड बाय साइड लिखती हूँ जिस तरह से हम लोगों ने एएस पे पढ़ा था। अब हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया कि टॉलन रिएजेंट बेसिकली क्या था, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक केमिस्ट्री ऑफ टॉलेंस रेजेंट, ठीक है। तो ये टॉलेंट रेजेंट बच्चे क्या था, बेसिकली ये था अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ एक्वियस सिल्वर नाइट्रेट। हमने टॉलेंट रेजेंट को प्रैक्टिकली फॉर्म करके बना के मैंने आपको दिखाया था, हमने प्रैक्टिकल किया था जिसमें हमने टॉलेंट रेजेंट बनाया था। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का एक्वियस सोल्यूशन होता है और हम उसके अंदर अमोनिया डालते हैं उसको एल्कलाइन करने के लिए, और ये हमारे पास सोल्यूशन होता है एक्वियस सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सोल्यूशन। अब बेसिकली क्या है, सिल्वर नाइट्रेट के अंदर सिल्वर पॉजिटिव 1 होता है और ये कलरलेस होता है। तो जब ये खुद से रिड्यूस होगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सिल्वर मेटल में, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या नजर आता है, जो ऑब्जर्वेशन होती है वो ये होती है कि आपको सिल्वर डिपॉजिट नजर आता है, ठीक है। आपको सिल्वर कलर का डिपॉजिट नजर आता है और इसलिए हम कहते हैं कि सिल्वर लाइनिंग या सिल्वर डिपॉजिट हमें फॉर्म होता है एट द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे पास फेलिंग्स रेजेंट था, फेलिंग रेजेंट बेसिकली क्या था, फेलिंग रेजेंट था इट इज एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ, अल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब अल्कली आपने ऐड की हुई है, ऑफ कॉपर पॉजिटिव टू कॉम्प्लेक्स आइंस। अब कॉम्प्लेक्स आइंस हम लोग अभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप कॉपर आइंस पे लिख दोगे तो काफी होगा। अब इस केस में क्या था कि कॉपर पॉजिटिव 2 से चेंज हो रहा था कॉपर पॉजिटिव 1 में 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, और बेसिकली कॉपर 1 ऑक्साइड के रेड कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे थे, ठीक है। और इस केस में क्या था कि कलर ब्लू था शुरू में, ब्लू सॉल्यूशंस चेंजेस टू रेड प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑक्सीडेशन हुई यहाँ पर एसिड की, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद से इटसेल्फ रिड्यूस हो गया। और बिल्कुल इसी तरह से आपको पता है कि KMnO4 जो है उसका पर्पल टू कलरलेस हो जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है, वो भी आप अपनी कॉपी पर लिख लेना ताकि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इन डिटेल कि बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या होगा। अब आप देखो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो मेथेनोइक एसिड था उससे चेंज होना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैंने क्या करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अब आप देखो मैं आपको यही कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ा हुआ है AS में वो डिटेल से डिस्कस करके बता रही हूँ। ये +1 है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे निकालनी है, -4 है फॉर 2 और +1 इज इक्वल टू 0। तो कार्बन यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, +2 आ जाएगा। इसका मतलब है जब हम इसमें मेथेनोइक एसिड में कार्बन को देखेंगे तो इट बिकम्स +2, ठीक है। +2 से कीप दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड कि इट चेंजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है कि कार्बन इस केस में +4 है, तो क्या होगा, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट था ये खुद से ऑक्सीडाइज हुआ, +2 से +4 में चेंज हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आइन की फॉर्म में रहेगा और साथ यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन पॉजिटिव आइंस, ठीक है। इफ यू लुक इनटू दिस इक्वेशन तो आप ये देखो कि यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ कार्बन की चेंज हुई, और कार्बन +2 से कार्बन +4 में चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से यूज कर सकते थे, इधर आप टॉलेंस रेजेंट यूज कर सकते थे, आप फेलिंग्स रेजेंट यूज कर सकते थे, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट यूज कर सकते थे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने इक्वेशन लिखी सबसे पहले, दिस इक्वेशन एज ऑल ऑफ यू नो दैट दिस इज अ हाफ इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन। सिर्फ इसका मतलब है जो कार्बोक्सिलिक एसिड था वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, और जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो रिड्यूस होगा। अब मैं इसको ओवरऑल इक्वेशन की फॉर्म में लिखने लगी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या लिखा कि मेरे पास मेथेनोइक एसिड था, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट किया। अब आप देखो सब लोग अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को, ये जो ब्रैकेट में O मैंने लिखा है बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, which can be any of them, which can be toluene, pheling, acidified potassium dichromate or even acidified potassium मैग्नेट। इनमें से कोई एक reagent हो सकता है। अब क्या होगा, कार्बन यहाँ पे किस में चेंज हुआ, कार्बन +2 से कार्बन चेंज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, इसका मतलब इट गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ कि ऑक्सीजन यहाँ पे 0 था
और इससे क्या बन गया, वाटर बन गया। वाटर में ऑक्सीजन क्या होता है आप सबको पता है, -2। इसका मतलब है ऑक्सीजन जो है वो 0 से -2 में मतलब मीन रिड्यूस हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब आप देखो, अगर आप इसको देखो तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बिकॉज 2 हाइड्रोजन आइंस थे मेरे पास, और 2 हाइड्रोजन आइंस जो हैं उधर से वाटर फॉर्म हो गया, और ये आपके पास जो है वाटर में फॉर्म हो गया। इसका मतलब है ये इक्वेशन जो अब मैंने लिखी है, दिस इज अ रीडॉक्स इक्वेशन, ठीक है। अब रीडॉक्स इक्वेशन में जो इलेक्ट्रॉन थे लॉस ऑफ गेन इक्वल है, जैसा हम लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, इसलिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। +2 से +4 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, और 0 से -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए। तो इसलिए मुझे मल्टीप्लाई करने की साथ ज़रूरत नहीं थी किसी भी और इसको नंबर के साथ, क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस थी इक्वेशन, इसलिए मुझे इसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। दोबारा से एक दफ़ा बता देती हूँ कि मेथनोइक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए वो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, बेशक वो माइल्ड हो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हो, उससे रिएक्ट करता है। बेसिकली होता क्या है कि मेथनोइक एसिड में जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज होता है, +2 से +4 में चेंज हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और हाइड्रोजन आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आती, सिर्फ कार्बन में चेंज होना होता है। इससे पहले मैंने हाफ इक्वेशन लिखी। सेकेंडली मैंने एक रीडॉक्स इक्वेशन लिखी कि जब मेथनोइक एसिड किसी भी इन चारों में से किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ वाटर बनेगा। इसका मतलब है कार्बन गेट ऑक्सीडाइज टू +2 टू +4, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीजन है इट गेट रिड्यूस फ्रॉम 0 टू -2, ठीक है। +2 से +4 में चेंज होने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 0 से -2 में रिड्यूस होने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। इसका मतलब है गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गया, मुझे उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, और हमने लिखा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसने ऑक्सीडाइज कर दिया मेथनोइक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर, ये बात सबको समझ आ गई अच्छी तरह से। अब हम इसी को फर्दर लेके चलते हैं फॉर अदर एक्सेप्शनल केस विच इज इथेन डायोइक एसिड, ठीक है। अच्छा, अब इसको अच्छी तरीके से सब लोगों ने देख लेना है, जो वर्कशीट पोस्ट होगी गूगल क्लासरूम में उसको भी अच्छी तरह से देख लेना। अभी तक जो चैप्टर्स पढ़े हैं आप काइंडली उसके सब लोग जो टॉपिकल पेपर्स हैं वो कर लो, बिकॉज ये बार बार रिपीट नहीं होगा, और अगर 15 से स्टार्ट होता है स्कूल तो हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। सो हमने डिस्कस करना है जो दूसरा एक्सेप्शनल केस हमारे पास वो था इथेन डायोइक एसिड, और मैं इथेन डायोइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। दिस इज इथेन डायोइक एसिड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ओनली बाय एसिडिफाइड KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये सिर्फ इन दोनों से ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसका मतलब है ये टॉलरेंट रेजेंट और फेलिंग रेजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और इसमें भी जो ज्यादा कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन डायोइक एसिड वो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चे, हमें पता चल गया यहाँ पे कि कार्बन +2 था लाइक जस्ट बिफोर, और उसको कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होना है। अब आप देखो, अब सब लोग अच्छी तरह से यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखने जा रही हूँ। आप सबको पता है कि जो मैग्नेट आयन होता है KMnO4 उसमें मैग्नेट आयन होता है, और जब हम एसिडिफाइड लेते हैं तो उसका मतलब है मैं इसको H+ लूंगी, ठीक है। और उसके बाद जब हम एसिड लेंगे तो एसिड को मैंने मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला की फॉर्म में लिख दिया। लिखिए, अब मेरे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें इथेन डायोइक एसिड है और एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट है। अब इथेन डायोइक एसिड को किस में चेंज होना है, कार्बन डाइऑक्साइड में, जस्ट लाइक बिफोर। और मैग्नीज हमेशा Mn+2 में चेंज होता है। हमने पढ़ा डिटेल से कि हमेशा जो साइड प्रोडक्ट है AS में वो वाटर होता है। अब मैं इसको जरा ज्यादा फर्दर डिटेल के साथ लेके चल रही हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे मैग्नेट में आपने पढ़ा हुआ है कि मैग्नीज +7 होता है, ठीक है। +7 से वो +2 में चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि कार्बन +2 होता है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, और वो +4 में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आप देखो, जब आप इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन को देखोगे तो मैग्नीज +7 से +2 में चेंज होने के लिए it basically gained 5 electrons, ठीक है। सिमिलरली कार्बन +2 से +4 में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। अब मुझे करना क्या है कि मुझे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, और हाउ आई कैन बैलेंस द इलेक्ट्रॉन कि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है।
अब 2 इंटू 5 मेक्स 10 और 5 इंटू 2 मेक्स 10, तो उसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। अब क्या किया, जहां पे मैंगनीज था वहां पे 2 लगा दिया, ये 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दिया, ये 2 हो गया, ये मैंगनीज आपका बैलेंस हो गया। अब कार्बन को आपने मतलब बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 5 लगाया, ठीक है। अब कीप दिस थिंग क्लियर कि यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे आपको 5 to 10 लगाना होगा टू मेक 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, दोबारा से देख लो कि मैंने जो मैंगनीज था उसको +7 से +2 में चेंज करना था और 5 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे, और जब कार्बन को +2 से +4 में चेंज करना था 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे। इन ऑर्डर टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने मैंगनीज को वाली इक्वेशन को 2 से और कार्बन वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 5 लिखा, वहाँ पे 10 क्यों लिखा, क्योंकि कार्बन C2 के फॉर्म में है इथेन डाइऑक्साइड एसिड में, तो 5 से मल्टीप्लाई करके 10 कार्बन टोटल हो गए, इसलिए मुझे उसको 10 से मल्टीप्लाई किया। अब इसमें क्या हुआ बच्चों कि जो रीडॉक्स इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई, और अब मुझे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है जो कि रीडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। और मैंने आपको एएस में डिटेल से बताया था कि व्हेन बैलेंसिंग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपको हमेशा ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना होता है, देन हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप ऑक्सीजन को देखो सब लोग बहुत डिटेल से, तो ऑक्सीजन टोटल में यहाँ पे कितने हैं, 5 4s are 20 और 2 4s are 8, तो टोटल जो ऑक्सीजन है आपके पास वो 28 है। एक बात, हाइड्रोजन अगर आप अच्छी तरह से देख लो तो हाइड्रोजन आपके पास है 5 2s are 10 और उसके बाद आपके पास आ जाएंगे, वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर ले। अब मुझे कितने 28 ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब 28 कैसे बैलेंस होंगे, ऑक्सीजन के 10 2s are 20 तो यहाँ पे हो गए, और जस्ट मैं 8 पुट करूंगी यहाँ पे, तो मेरे पास 28 ऑक्सीजन हो जाएंगे। इसका मतलब है मेरे ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। दोबारा देख लो, ऑक्सीजन कैसे 28 बन रहे थे, 5 4s are 20, ठीक है, और 2 4s are 8, तो 20 और +8 28 बन रहे थे। इसको बैलेंस करना था मुझे, तो 10 2s are 20 ऑलरेडी थे, मैंने 8 लगाया, मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। देन कम्स हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन देखो, अब हाइड्रोजन आपके पास टोटल में कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास है 5 2s are, अब ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया 16, कहीं और हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे 16 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस किया, 5 2s are 10 ऑलरेडी हैं, तो मुझे 6 लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और ये 16 हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। मैं दोबारा से बता देती हूँ सारी इक्वेशन को, जो मैंने नंबर्स या जो वेरिएबल्स लगाए हैं उनको भी दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि जो जब हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो मेथनोइक एसिड और इथेन डायोइक एसिड जो है वो दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और व्हेन दे ऑक्सीडाइज तो उसका मतलब है कि वो एक रीडॉक्स रिएक्शन हो जाता है जिसमें आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस हो जाता है, और जो मेथनोइक एसिड है या इथेन डायोइक एसिड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेंशनेबल थी वो ये थी कि मैंगनीज +7 से +2 में गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे, ये 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। कार्बन +2 से +4 में गया, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लॉस हुए। हमने बैलेंस करने के लिए मैंगनीज की इक्वेशन को 2 से और जो मेथनोइक एसिड इथेन डायोइक एसिड है सॉरी उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, और कार्बन बिकॉज 10 बन रहे थे तो मैंने 10 ले दिया। इसका मतलब है कि मेरा जो रीडॉक्स रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इक्वल हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस से। और अब मुझे बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, इसलिए मैंने डिटेल से बताया था एस में कि आपको हमेशा ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना होता है फिर हाइड्रोजन को। अगर आप ऑक्सीजन को इस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे देखो तो 5 4s are 20 यहाँ पे थे और 2 4s are 8 यहाँ पे थे, तो टोटल ऑक्सीजन 28 बन रहे थे। 28 को कैसे बैलेंस करा कि 10 2s are 20 पूरे थे, मैंने जस्ट पुट किया 8 यहाँ पे तो मेरे 28 बन गए। हाइड्रोजन के जो ऑक्सीजन है वो मेरे पूरे हो गए। अब हाइड्रोजन इस जगह पर सिर्फ यहाँ पे हैं और 16 हाइड्रोजन है जो कि मुझे बैलेंस करने हैं इस साइड पर। 5 2s are 10 तो यहाँ पे हो गए, 6 यहाँ पे पुट किया मैंने, तो मेरे पास जो है वो 16 हाइड्रोजन हो गए। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। एक दफ़ा दोबारा इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखो, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम इसको दोबारा से कल देख लेंगे। और ये जो सारे चैप्टर्स हैं ये मैंने आपको डिटेल से बताया, ऑल्दो ये रिलेटेड हैं बहुत एएस से, और ख़ासतौर पर जब आप पास इट करोगे तो आप देखोगे कि बार बार एएस का कॉन्सेप्ट जो है वो रीइंफोर्स करना पड़ेगा आपको, बिकॉज ये सब चीज़ें जो हैं वो आगे फर्दर एक्सटेंशन है एएस की, तो आपको डिटेल से वो वाली चीज़ें जो है वो करना पड़ेंगी। बहुत से लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया है कि क्या मुझे सारी एस रिपीट करना होगी। बच्चे ऐसे नहीं होगा,
सबसे पहली बात कि ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा कंटेंट आता है एएस का, और आप अपना जो एएस का रजिस्टर है वो अपने पास रखो जब आप पास पेपर्स कर रहे होते हो, क्योंकि आपकी ये सब चीज़ें टिप्स भी रहेंगी जब आप पास पेपर्स करोगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जो है वो एएस का ज़रूर यूज़ हो रहा है, और ये स्पेसिफिकली जो है वो ऑर्गेनिक में है, क्योंकि ऑर्गेनिक आपको पता है बहुत रिलेटेड है पिछली वाली एएस से, ऑर्गेनिक से। तो इसलिए एएस की ऑर्गेनिक को एक दफ़ा अच्छी तरह से देख लो, और फिर जब आप बार बार पास पेपर्स करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी टिप्स पे रहेंगे वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसलिए उसको अच्छी तरीके से लाइक कर लो। और मैं बार बार जो एम्फेसाइज करती हूँ तकरीबन हर लेक्चर में कि आप जो है वो साथ साथ पास पेपर्स करो, क्योंकि लास्ट ईयर भी तुम लोगों ने देखा था कि की टू सक्सेस जो है केमिस्ट्री में खासतौर पे वो यही है कि जब आप साथ साथ करते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी इंटर रिलेटेड हैं कि अनलेस आपको पिछला वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता आप अगले वाले कॉन्सेप्ट पे मूव नहीं कर पाओगे, और अगर आप कर भी लोगे तो आपको वो क्लियर नहीं होगा। इसलिए साथ साथ कर लो, मतलब जब इंशाल्लाह स्कूल स्टार्ट हो 15 को तो जो आपने किया हुआ है उसके फुल फ्लेज पास पेपर्स आपके हुए हों, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाइव मेरे से डिस्कस कर सको उन प्रॉब्लम्स को। और जो वर्कशीट्स मैं दे रही हूँ वो साथ साथ कर लो, लेकिन वर्कशीट्स में सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन हो सकते हैं पास पेपर्स के, सारे नहीं हो सकते। इसलिए अगर आपके पास टॉपिकल पास पेपर्स हैं तो आप कोशिश करो, जैसे हमने इरीन्स ख़त्म कर लिया, इरीन के सारे पेपर्स हो जाने चाहिए, फिनोल ख़त्म कर लिया, फिनोल के सारे पेपर्स हो जाने चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक लेक्चर रह गया फॉर एग्जाम्पल 1 या 2, तो ये ख़त्म हो जाना चाहिए सब ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ख़त्म हों ताकि हम अगले वाले चैप्टर को मूव करें। कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा इसमें सिर्फ एक और टॉपिक रह गया है नाइट्रोजनस कंपाउंड ऑर्गेनिक में, जिसके बाद हमारी ऑर्गेनिक ख़त्म हो जाएगी, और फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एक टॉपिक है ऑर्गेनिक का जो रह जाएगा, लेकिन वो हम एट द एंड ऑफ द सिलेबस करेंगे। मतलब हम पहले फिजिकल को मूव करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हम नाइट्रोजनस कंपाउंड करेंगे, नाइट्रोजनस कंपाउंड कंप्लीट करने के बाद हम फिजिकल की तरफ आ जाएंगे, और लास्ट में हम जो छोटा सा टॉपिक हमारा कंडेंसेशन का रह गया वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसलिए आई होप आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा सबको। दोबारा से एक दफ़ा देखो इसको अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, खुदा हाफिज़।